जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे सबसे पहले। और जितने भी साथी आ चुके हैं दोस्तों, अपनी रोज क्लास होती है 9 बजे, ठीक है। 9 बजे हम इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, दोस्तों मास्टर कैडर, एचटेट, एचपीटेट, नेट, या फिर दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रवक्ता परीक्षा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस, जो आपको पढ़ाता ही नहीं, याद भी करवाता है ना। इसके गवाह आप लोग हैं। आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद भी हो जाती हैं दोस्तों, है ना। खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते आधी चीजें आपको याद हो जाती हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया। ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। जहां पर दोस्तों आपको 20 दिसंबर तक ये जो कोर्स है, ये 20 दिसंबर तक 1200 रुपए में मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पर आपको 300 रुपए डिस्काउंट ऑफर है। और ये दोस्तों सीमित सीटों के लिए ये कोर्स रखा गया है। यानी कि अब इसकी जो सीमित सीटें हैं वो केवल सीमित ही बची हैं। तो अपनी सीट सुनिश्चित करें और अपना दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के आप फीस भर के इस कोर्स को परचेस करेंगे। यहाँ पर आपको विस्तृत अध्ययन मिलेगा, ट्रिकी वीडियो, जो एक बार पढ़ोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, लाइव क्लास भी मिलेगी, और हर टॉपिक के बाद दोस्तों आपका टेस्ट भी यहां पर होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है, नंबर से जल्दी से दोस्तों कांटेक्ट करना है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, टेट, यूकेएलटी, मास्टर कैडर वाले सभी लोग, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं आज का ये वीडियो करने के लिए। कल दोस्तों, कल एक अपन ने क्या देखा था, यहां से काव्य शास्त्र को पढ़ रहे थे, है ना। और आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं, उनके नामों का कौन सा सही क्रम है, ये क्रम बताना था दोस्तों। एक छोटा सा शॉर्टकट इस वीडियो का बन गया, और वो वीडियो आज क्या हो गया, वायरल भी हो गया, है ना। लगभग 1.5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है। कल से लेकर के मात्र 16 सेकंड का एक शॉर्टकट बना, जो अपना कल वीडियो रुक गया था उसका 16 सेकंड का शॉर्टकट बना, और उस वीडियो को 1.5 लाख लोगों ने अभी तक देख लिया मात्र 24 घंटे में, है ना। और दोस्तों यही वो प्रश्न था जहां से वो शॉर्टकट बना था, अपनी वीडियो रुकी थी कल, है ना। नेट प्रॉब्लम के कारण आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए, उनके नामों को बताना है। और दोस्तों आप जानते हैं कि रसवादी आचार्य माने जाते हैं भट्ट लोलट, भट्ट संकोक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। ये रसवादी आचार्य माने जाते हैं। रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है ना। और दोस्तों ये जो रसवादी आचार हैं, इनमें सबसे पहले आते हैं भट्ट लोलट, भट्ट संकोक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, है ना। तो ये नंबर लगा देना है गीतिका जी, ये नंबर लगा देना है भट्ट लोलट, भट्ट संकोक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, ठीक है। इसको याद करना, एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना दोस्तों। ये अनुमतिवाद के माने जाते हैं, ये भुक्तिवाद के माने जाते हैं दोस्तों। और जो अभिनव गुप्त हैं, इसके आपको बताना है कि अभिव्यक्तिवाद के माने जाते हैं। ये अभिव्यक्तिवाद के माने जाते हैं, इनको याद रखेंगे। आचार्य भरत मुनि के रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए, उनके नामों का सही क्रम हमने देख लिया। भट्ट लोलट सबसे पहले, इसको याद रख लेना है, ठीक है। और दोस्तों यहां पर आते हैं हम रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने दी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने दी है। सभी लोग बताएंगे। मयंक कोठीवाल जी बहुत बढ़िया, राम जी, ममता एमसी जी। तो साथ ही जिन भी साथियों को कोर्स परचेस करना है, वो सीमित सीटें आपके लिए हैं। सीमित सीटें यानी कि कम लोग ही अब जो कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। जल्द ही उस कोर्स की जो सीटें हैं वो भरने वाली हैं। तो सीमित सीटें, सीमित ऑफर आपके लिए है। तो आप भी सुनिश्चित कर सकते हैं अपनी सीट को, अपनी पढ़ाई को, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और रस निष्पत्ति की विवेचना, भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना के आचार्य जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं भट्ट नायक। भट्ट नायक के बारे में आप लोग जानते हैं। भुक्तिवाद यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भावकत्व और भोजकत्व यानी भट्ट नायक, वी आपका बिल्कुल सही होगा। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना
सांख्य शास्त्री आचार्य भट्ट नायक की मानी जाती है। भट्ट नायक भुक्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये तो सभी लोगों को पता है। नीतू सिंह जी, है ना, हिंदी साहित्य का अपना पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। अपने जो ऐप है, ऐप में आपका हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स आपका शुरुआत से लास्ट तक कवर किया जा रहा है। तो वहां पर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हिंदी पूछा जाता है, ऐप में आपके लिए कोर्स सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये आपको बताना है। नीरज रावत जी, सभी लोग चयन करेंगे। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की है? बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये चीज आपको पता है कि जो अभिनय करता है उसके लिए क्या चाहिए? बोले सर उसके लिए तो दर्शक चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है? अभिनय कर रहा है। अगर दर्शक नहीं होंगे तो उसके अभिनय का कोई फायदा होगा? बोले सर नहीं होगा। तो ये दर्शक की महत्ता कौन प्रतिपादित करेगा? जो अभिनय कर रहा है वो, कि जो भट्ट नायक है वो कौन करेगा? अब आपको कॉमन सेंस लगाना है और 35 को आपको उत्तर बताना है। बोले सर रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? तो दर्शक की महत्ता पूछा गया और दर्शक की महत्ता स्वीकार की है दोस्तों। किसने की है? अभिनव गुप्त ने, यानी बी नंबर। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, यानी बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों काव्य, ठीक है, इसको याद रख लेना है दोस्तों। यहां पर आपका बी नंबर, पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसका जन्मजात वासनाएं ही उद्दलित होकर होता है। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर अभिनव गुप्त जी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 36 है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? 36 में सभी लोग चयन करेंगे कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले विद्वान कौन है? बोले रस को नाट्य तक सीमित मत रखो, रस को नाट्य तक सीमित मत रखो। कौन बोलेगा भाई साहब? आपने बता दिया। बोले सर ये तो बोलेंगे कौन? अभिनव गुप्त। इन्होंने विरोध किया कि रस को नाट्य तक सीमित मत रखो, रस को आगे बढ़ने दो, रस को फैलने दो। ठीक है, तो यहां पर अभिनव गुप्त, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले हैं, वो हैं अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आते हैं कि रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया है अभिनव गुप्त ने। अब दोस्तों हम जब काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो काव्य शास्त्र जो पढ़ते हैं वो हम यहां पर काव्य के गुण और काव्य के दोष को भी हमें समझना है। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। कौन सा कथन काव्य गुणों के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। जिसका जो भी क्वेश्चन है वो 5 मिनट, लास्ट के 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसमें आप बता देना, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। बीच में आपके प्रश्न का जवाब देते हैं तो कुछ डिस्टरबेंस तो होता ही है ना। इसलिए सभी बंधु समझदार हैं, सभी भाई 5 मिनट में लास्ट के प्रश्न पूछ लेना। कोई भी काव्य गुणों के संबंध में बताना है फिलहाल कि जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। कौन सा कथन सही नहीं है? गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाहा शोभा मात्र है। बिल्कुल सही आंसर है, ये तो सही है ना। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं, बिल्कुल सही है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, तो उत्तर क्या लगाओगे? काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन तो मिलता है। बोले सर उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है और यहां पर दिया गया कि नहीं मिलता, यानी कि ये क्या हो जाएगा अपना? ये गलत है और उत्तर जो है प्रश्नानुसार
सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सीमा जी, कमला ठाकुर जी, सुषमा जी, अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आगे आपसे बताना है कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है, जल्दी से बताना है। 3, 5, 10 या फिर 8, ये आप चयन करें। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है, तब आपको बताना है जो दोस्तों कि जो भरत मुनि हैं रस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। सबसे प्राचीन जो संप्रदाय माना जाता है वो संप्रदाय है रस संप्रदाय, है ना। सभी लोगों को पता है और आपको पता है कि जो भरत मुनि हैं इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और काव्य दोषों की संख्या भी 10 मानी है ना। काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और काव्य दोषों की संख्या भी 10 मानी है। बोले 10 मानी है किसने? भरत मुनि ने। 10 काव्य दोष और 10 काव्य गुण, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कभी पूछा जाए कि भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी, बोले 10। काव्य गुणों की संख्या कितनी, बोले 10, है ना। तो 10 बताना है दिग्विजय सिंह जी, है ना। और इसको याद रख लेना है, इनके 10 गुण कौन कौन से हैं? शैलेश, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, है ना, सुकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदारता एवं कांति, ये 10 गुण माने हैं भरत मुनि ने। ये भी याद रख लेना, ये इनको याद रखना है दोस्तों। और काव्य दोष भी 10 माने हैं। कौन कौन से माने हैं? गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, है ना, अभिलुप्तार्थ, न्यायापेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। तो इसको याद रखेंगे। क्या पूछा जाएगा आपसे हिंदी पाठशाला जी कि भरत मुनि ने काव्य गुण कितने माने हैं? बोले सर काव्य गुण माने हैं 10 और काव्य दोष कितने माने हैं? तो कितने माने हैं? 10 माने हैं। बोले सर भारत में दोष निकालने वाले 10 व्यक्ति मिल जाते हैं, गुड बोलने वाले भी 10 व्यक्ति मिल जाते हैं। भारत में दोष निकालने वाले 10 व्यक्ति मिलते हैं और गुड बोलने वाले भी कितने? 10 व्यक्ति मिलते हैं। 10 ने गुड बोल दिया आपके लिए और 10 ने आपके दोष भी निकाले हैं। कहां पर? भारत में कि जर्मनी? बोले सर भारत में। तो भारत से बनेंगे भरत मुनि, भारत से बनेंगे भरत मुनि और भरत मुनि ने 10 दोष और 10 गुण माने। इसको याद कर लेना, भूलना नहीं, पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? 10 किसने मानी है? अभी तो अपन ने पढ़ लिया। बोले सर अगर काव्य गुणों की बात करोगे तो काव्य गुण माने हैं भरत मुनि ने 10, और अगर आपको दोषों की भी बात करनी है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। 10 मानी है पिंकी शर्मा जी। कितनी मानी है? 10। तो 10 दोष और 10 दोष और 10 गुण, है ना। इस प्रकार से आचार्य भरत के अनुसार 10 गुण होते हैं, 10 गुण होते हैं काव्य में। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया? कई बार पूछा गया और पूछा ही जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है ना। बोले सर भारत में दोष निकालने वाले भी 10 मिलते हैं और गुड बोलने वाले भी 10 मिलते हैं, तो गुड से बनेगा गुण 10 और दोष से बनेगा 10। इस प्रकार से भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है, तो ये 10 बताई है दोस्तों, 10 इसको याद रख लेना। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? काव्य गुण कितने माने हैं? मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? सभी लोग बताएंगे कितने माने हैं, कितने माने हैं? जल्दी से लिखना है। मम्मट से बनता है क्या? बोले सर मम्मट से मम्म बन जाएगा, मां बन जाएगा मम्म, है ना। बोल कोई बोलते हैं अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मा। क्या बोलते हैं? ममा, है ना, बोल देते हैं। बोले मेरी मम्मा में 3 गुण हैं, एक तो मुझे वो खाना देती है समय पर, है ना, और एक तो मुझे वो स्कूल भेजती है समय पर, और फिर जब स्कूल से आते हैं तो वो मुझे प्यार भी करती है। तो कितने गुण हैं मम्मट में? मम्मा में कितने गुण हैं? बोले सर मम्मा में 3 गुण हैं, है ना। सबकी मम्मा है, सबकी मम्मी है ना। कोई मम्मी बोलता है, कोई मम्मा बोलता है, कोई माँ बोलता है। तो आप याद रख लेना। बोले सर मेरी मम्मा में कितने गुण हैं? मम्मा में 3 गुण हैं। कितने? एक तो मुझे वो खाना देती है समय पर, है ना, दूसरा वो मुझे प्यार करती है, और तीसरा दोस्तों क्या करता है, क्या करती है? जल्दी बताओ। 3 गुण किसमें है? सबकी मम्मा में 3 गुण है कि नहीं? जल्दी बताओ।
बोले सर ये 3 गुण तो हैं, तो ये मम्मा से बनेगा मम्मट, और मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, कितनी मानी है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को बताना है। वेरी गुड मयंक जी, काव्य प्रकाश में 3 गुण माने हैं इन्होंने, 3 गुण याद रख लेना, है ना। तो इसलिए बोलना नहीं, थोड़ा सा आपके परिवार से रिलेट कर दिया, अब तो कोई नहीं भूलेगा। बोले मेरी मम्मा में 3 गुण हैं, है ना, 3 गुण हैं, तो 3 आपको याद रख लेना है, ठीक है। और यहां पर आते हैं गुण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से कौन से गुण आवश्यक हैं, इस विषय पर काव्याचारों में मतभेद रहा। किसी ने 3 माने तो किसी ने 10 माने, किसी ने 5 माने। यहां पर सही युग में चिन्हित करना है, सही युग में चिन्हित करना है कि वैदर्भी रीति का गुण कौन सा है, माधुर, गौड़ी रीति का माधुर, पांचाली का ओज, गौड़ी प्रसाद। तो आपको बताना है कि सही कौन सा है, सही कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 8 में कौन सी रीति, सभी को बताना है क्या है सही उत्तर। अब भूलना नहीं, कभी भी आपसे पूछा जाएगा, कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मम्मट ने कितने गुण माने हैं, आप, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप कभी नहीं भूलोगे, आप कभी नहीं भूलोगे साथियों, है ना। इसलिए बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाओ, जो आपको पढ़ाते हैं नहीं, यहाँ याद करवाते हैं, और याद ऐसा करवाते हैं कभी ना भूलने वाला याद करवाते साथियों। याद करना है तो यहां पर जो माधुर गुण होता है, माधुर गुण, प्रसाद गुण, और दोस्तों पिटाई भी करती है, वेरी गुड, है ना बहुत बढ़िया। तो सही योग में चिन्हित कीजिए, वैदर्भी, वैदर्भी का जो गुण है वो माधुर है, यानी कि आपका ए नंबर जो है, ए नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदर्भी रीति का गुण होता है माधुर, है ना। ए नंबर आपको याद रखना है दोस्तों। वैदर्भी रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि माधुर व्यंजक वर्णे है, रचना ललितात्मका, है ना, आवृत्ति रल्य आवृत्तिया वैदर्भी रीति रिष्यते, है ना। ये किसने कहा, ये विश्वनाथ जी ने कहा था। अर्थात माधुर व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं, और यह रीति श्रृंगार करुण एवं शांत रस के लिए अधिक अनुकूल मानी जाती है। कौन सी, वैदर्भी रीति श्रृंगार करुण और शांत रस के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसको हमें याद रख लेना है, रीति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीति से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा जाता है कि जब द्रास बटालक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरस हुंकार उठाता, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठाता। आपको बताना है कि इसमें कौन सा गुण है, कौन सा गुण है, आपने पढ़े हैं दोस्तों, विशेषकर आपने पढ़े, बोले सर हमने 3 पढ़ लिए, माधुर गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण, है ना। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर, तब ये जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठाता, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठाता। आपको बताना है, बोले सर ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति है ओज गुण से, ओज गुण से दोस्तों ये ओतप्रोत है, यानी कि इस पंक्ति में आपका ओज गुण माना जाएगा। आपको पता है दिनकर, दिनकर जी कवि को जानते हैं, ये ओज के कवि कहलाते हैं, है ना, ओज के कवि, वीर रस के कवि कहलाते हैं दिनकर जी, आप लोग अच्छे से समझते हैं। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वो गुण कौन सा कहलाता है, ओज गुण, माधुर गुण, प्रसाद गुण, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 10 है और 10 में आपको चयन करना होता है। सभी लोग लाइक कर देना, और दोस्तों एक बार कोर्स से जुड़ जाइए, एक बार कोर्स से जुड़ जाइए। हिंदी साहित्य जिस जिस व्यक्ति को कठिन लगता है, जिस जिस व्यक्ति को कठिन लगता है, वो दोस्तों बोलेंगे कि सर हिंदी साहित्य अब हमें सरल लगने लगा, हिंदी साहित्य कोई कठिन बात नहीं है, है ना। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है, तब आपका उत्तर होगा ओज गुण कहलाता है, ओज गुण, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्पना जी, उमा जी, है ना, डॉक्टर रश्मि जी, यहां पर वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है, तो आपको पता है, बोले सर अभी तो मैंने पढ़ा है कि वीर रस के कवि कहलाते हैं दिनकर जी, और दिनकर जी ओज के कवि कहलाते हैं, दिनकर जी ओज के कवि कहलाते हैं। तो वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है। अब वीर रस की अगर बात करें तो वीर रस, वीर रस जो है, वीर रस जो है दोस्तों याद रख लेना है
कि जो वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, उत्साह होता है ना। और वीर रस प्रधान जो रचना है वो ओज है, ओज, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें ओज गुण माना जाता है। ठीक है, यहां पर आते हैं दोस्तों, है ना। चिक रही मरकट भालू छलबल करही जेही खल छीजही, पंक्ति में कौन सा गुण है, गुण बताना है यहां पर। चिक रही मरकट भालू छलबल करही जेही खल छीजही, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है। प्रश्न क्रमांक 12, काव्य गुण जरूर पूछे जाते हैं। अवधेश जी, सपना जी, है ना, केएम जी, किरण जी, राधिका जी, गोविंद जी, राहुल मौर्य जी, सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। और जिन भी साथियों को जुड़ना है कोर्स से तो कोर्स परचेज कर लेना। सीमित समय के लिए, सीमित सीटों के लिए अब ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है ना। एक कोर्स जैसे ही सीट आपकी भर जाएंगी फिर दोस्तों ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग भी जल्द ही इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाएं और दोस्तों इस कोर्स को परचेस करके अपना दोस्तों क्या बना सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, है ना। और यहां पर आपको बताना है कि सर चिकरही मरकट भालू छलबल करही जेली खल खींचही, ये दोस्तों ओज गुण इसमें है। ओज गुण यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ओज यानी बी आपका सही है ना। इसको याद करेंगे, इसको आपको कैसे याद करना है इस पर किस प्रकार के देखेंगे, है ना। ये दोस्तों ये जिस उपयुक्त पंक्ति में ओज गुण है, इस पंक्ति में द्वित्व वर्ण तथा संयुक्त वर्ण रा का प्रयोग किया गया, है ना। इस प्रकार से याद करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर द्वित्व, ये संयुक्त थोड़ी है, ठीक है। यहां पर बताओ, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। अब इसमें गुण बताना है, गुण को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये गुण आपसे बनने लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। अब एक चीज बताना कि जब आपको कोई मित्र पुराना मिल जाए, तो आप उसे ओजपूर्ण वाणी से बोलोगे, यार तू कहां गया था, मिला नहीं, या जे वो अब तू यहां तुझसे नहीं मिलना है, क्या बोलोगे? बोले सर मैं उसे माधुर्य से मिलूंगा, मधुरता से मिलूंगा उससे। तो इस यहां पर जो ही है कि मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो यहां पर बार बार अगर कोई देखेगा तो उसको वो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो वो मधुर भाव से ही देखेगा, है ना। तो यहां पर माधुर भाव यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों याद रख लेना, कंकन किंकन निपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, इसमें कौन सा गुण है, कंकन किंकन नुपुर धुनी सुनी, है ना, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, ये बताना है 14 में इसमें कौन सा गुण हो जाएगा। गजेंद्र जी, सोनू जी, केएम किरण कुमारी जी, प्रीति जी, और कंकन किंकन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। प्रश्न क्रमांक 14 में सभी लोगों को चयन करना है, और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोले सर इसका आंसर है माधुर गुण, इसका आंसर है माधुर, यानी ये नंबर जिन्होंने भी चयन किया है, ये नंबर उनका बिल्कुल सही है, ये नंबर सही है ना। तो सभी लोग दोस्तों क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, काव्य गुण और काव्य दोष को एक बार अगर आपसे समझ में आ जाते हैं तो ये कभी नहीं भूल पाओगे। निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपको प्रसाद गुण को समझना है, कैसे आपको माधुर गुण को समझना है, कैसे दोस्तों आपको ओज तो आप समझ ही जाते हैं, माधुर और प्रसाद में कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। 15 का आंसर इसमें कौन सा गुण होगा, कौन सा? बोले सर मन को भा रहे हैं, मन को भा रहे हैं, तो इसमें दोस्तों अपना कौन सा हो जाएगा? माधुर गुण हो जाएगा। कौन सा? माधुर गुण। और माधुर गुण आप याद रख लेना कि वह है
जिससे अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाए। जब चित्तवृत्ति स्वाभाविक अवस्था में होती है तब रति आदि के रूप से उत्पन्न आनंद के कारण माधुर गुण युक्त रस के आस्वादन से स्वभावतः चित्त द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है। क्रमशः माधुर गुण संयोग से करुण, करुण से विप्रलंब में, विप्रलंब से शांत में अधिकाधिक अनुभूत होता है। तो यहां पर सिर्फ एक चीज पकड़नी है आपको माधुर गुण के लिए कि जिस काव्य को आप पढ़ रहे हैं, जिस पंक्ति को आप पढ़ रहे हैं, अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाए, अंतःकरण अंदर से आपको आनंद आ जाए, है ना दोस्तों, वहां माधुर गुण होता है। इसको याद रख लेना है ना। बिंदु में थी तुम सिंधु, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। अब यहां पर आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा क्या आपके मन में आनंद से आपका मन, आत्मा आपकी जो है आनंद से द्रवीभूत हो रही क्या इसको पढ़ने से? बोले सर उतनी नहीं हो रही। कितनी नहीं हो रही? जो आपकी अंदर से जो क्या होती है, जो आपकी अंदर से एक खुशी निकलती है, अंदर से अगर खुशी आ जाए, अंदर से अगर माधुर के भाव आ जाएं आपके अंदर, तब वहां माधुर भाव, माधुर गुण होता है। अगर बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बंसल, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। दोस्तों आपको क्या करना है? क्या करना है? ओज गुण आप समझते हो, ओज गुण आप समझते हो, है ना, ओज आप समझते हो, माधुर आपको समझना है, प्रसाद अपने आप निकल के आएगा, है ना। यहां पर प्रसाद गुण होगा, यहां पर प्रसाद गुण हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तुत पंक्तियां पंक्ति की काव्य कृति पल्लव से ली गई। उपर्युक्त उद्धरण में प्रसाद काव्य गुण हैं। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, वह प्रसाद गुण युक्त कहलाती है ना। यहां पर देखो कि बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। तो देखो इसको अच्छे से पढ़ना है कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, वह होता है आपका प्रसाद गुण। प्रसाद गुण होता है। इनका अभ्यास करना है थोड़ा थोड़ा, और जब अभ्यास कर लोगे तो ये समझ में आ जाएगा काव्य गुण और काव्य दोष। फिलहाल आपको काव्य दोष बताना है यहां पर। बोले सर भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या तो कितनी मानी? 10 मानी। 10 मानी। अब अगला क्वेश्चन आपको है, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास दोष, रस दोष, पद दोष या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी कि आपका जो एक नंबर है, एक नंबर आपको चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे। एक का उत्तर क्या हो जाएगा? एक, यानी कि अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या होगा। सभी को बताना है अनुभावों और विभावों, है ना। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रस दोष। क्या है? रस दोष। अनुभावों विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो ये है रस दोष। रस दोष है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। रसगत काव्य दोष है ना। स्वशब्द वाच्य विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, प्रतिकूल विभाव ग्रहण का, रस की बार बार दीप्ति, बिना और अवसर रस का प्रतिपादन, अंग की अति विस्तृति, प्रकृति विपर्य। ये दोस्तों अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना, है ना, ये किस प्रकार का दोष माना जाता है? तो ये रस दोष माना जाता है। ये तो आपको पता ही है। पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, ये बताना है इसमें कौन सा दोष है? शब्द दोष, अर्थ दोष या फिर रस दोष? रस दोष। कौन सा दोष माना जाता है इसमें? सभी लोग चयन करेंगे, है ना। पांडव की प्रतिमा समलेखो, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, इसमें कौन सा दोष है? ना तो इसमें शब्द दोष है, ना इसमें रस दोष है, ना इसमें अर्थ दोष है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका होगा कौन सा? कौन सा होगा? डी नंबर हो जाएगा। कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त पंक्तियां केशवदास की रचना रामचंद्रिका से ली गई।
वह पंचवटी का वर्णन वर्णन करते हुए उपर्युक्त पंक्तियों का उल्लेख करते हैं। इस काव्य में काल दोष है। इस काव्य में क्या है? काल दोष है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है, उसमें पांडव कहां थे? तो यहां पर देखो, दोष में भी आपको समझना है कि पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, है ना। तो यहां पर क्या माना जाता है? काल का दोष माना जाता है, काल दोष माना जाता है। काल दोष की बात हो रही है। कंकण कंकण क्वणित रणित निपुरते, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा दोष है? कौन सा दोष है? इन पंक्तियों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। कंकण क्वड़ित रणित निपुरते, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। बोले सर, ये जो है ये कौन सा दोष है? ना इसमें काल दोष है, ना इसमें लिंग दोष है, ना इसमें च्युत संस्कृति दोष है। इसमें अगर दोष है तो वो दोष है कौन सा? वचन दोष। वचन दोष है। इसको याद रख लेना कि जिस काव्य में शब्द सुनने पर कठोर, अप्रिय या बुरे लगे, वहां वचन दोष या श्रुति कटुत्व दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रसापकर्ष का दोषाह कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष कहा। मुख्य रूप से दोष तीन प्रकार के होते हैं, है ना। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। श्रृंगार, करुण, शांत जैसे रसों के प्रसंग में कठोर वर्णों या शब्दों का प्रयोग करने पर वचन दोष होता है। इनको याद रख लेना। मुख्य रूप से जो दोष होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के, इनको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं साथियों, यहां पर आपको बताना है कि सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में, काव्य का कौन सा दोष है? इसमें बताना है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, सारे जगत जहान में, है ना, काव्य का कौन सा दोष है? सबको जानत सारे जगत जहान, सारे जगत जहान। तो इसमें कौन सा दोष हो जाएगा? पुनरुक्ति दोष, ग्रामत्व दोष, अश्लीलत्व दोष या फिर श्रुति कटुत्व दोष। आपको यहां समझने की जरूरत है, इसका थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत है। सबको जानत, सबको जानत यानी कि सब जानत। फिर यहां पर सारे जगत जहान, सारे जगत और जहान, जहान और जगत क्या है? बोले सर, जगत हो या फिर जहान हो, यहां पर एक दोष है। वो दोष कौन है? पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि जगत भी यहां पर दे रहे, जहान भी यहां पर दे रहे। तो यहां पर जगत और जहान की क्या हो गई? पुनरुक्ति हो गई। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा पुनरुक्ति दोष, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मीना सिंह जी, कल्पना जी, शशिकला जी, थोड़ा सा इनको आप अच्छे से अगर पढ़ोगे तो आप गलत उत्तर नहीं लगाओगे कभी, है ना। पंक्ति में पुनरुक्ति काव्य दोष है। यहां पर जगत और जहान दोनों का प्रयोग हुआ, जबकि दोनों का अर्थ संसार ही होता है, संसार ही होता है ना। तरु रिपुधर देखी के बिरहिन तिये अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है ना। तरु रिपु धर देखी के बिरहिन तिये अकुलाई। अब यहां पर दोस्तों आपको बहुत क्लिष्ट शब्दों का, तो यहां पर क्लिष्ट तत्व जो दोष है वो माना जाएगा तरु रिपु धर, तरु रिपु धर देख के बिरहिनी तिये अकुलाई। अगर आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो सही नहीं पढ़ पाओगे, है ना। इसलिए एक क्लिष्टित्व दोष माना जाता है इसमें, यानी डी नंबर आपका सही है। क्लिष्टित्व दोष का अर्थ है कठिनाई, अर्थ को द्रूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से दोष काव्य में आ जाता है ना। इसको याद रख लेंगे, है ना। अब यहां पर आते हैं, सुंदर है बेहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? सुंदर है बेहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, सुंदर सुंदर सुंदरतम। अब आप बताओगे कि इसमें कौन सा दोष हो जाएगा? कौन सा दोष हो जाएगा? अधिक पदत्व होगा, अप्रतीतत्व होगा, या फिर दुष्प्रमत्व होगा, क्लिष्टत्व होगा? सभी लोग बताएंगे दोस्तों कि इसमें कौन सा दोष है, कौन सा दोष है? सुंदर सुंदर और सुंदरतम। बोले सर, इसमें सुंदर सुंदर ये जो पद है
ये अधिक बार आ गया, सुंदर सुंदर सुंदरतम अधिक आ गया तो इसमें अधिक पदत्व दोष माना जाएगा, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर सीमा देवी जी, सोनू जी, है ना, सुंदर 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 अधिक पदत्व, अधिक पदों की आवृत्ति हो गई, इसलिए अधिक पदत्व जहां वाक्य में अनावश्यक अर्थ का सूचक पद प्रयुक्त होता है वहां अधिक पदत्व दोष होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सबसे सुंदरतम का प्रयोग हुआ, यहां सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, सबसे, वेरी गुड आंसर, क्योंकि सुंदरतम यानी कि सबसे सुंदर ही होता है। बहुत बढ़िया, सुंदरतम यानी कि दोस्तों सबसे सुंदर ही होता है, तो यहां पर आपको याद रख लेना है। और यहां पर अब आपकी शब्द शक्तियां हैं, शब्द की शक्तियां आपने पढ़ी हैं। शब्द शक्तियां कौन सी पढ़ी हैं? देव ने कहा है कि अमिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, है ना, आपने पढ़ी है ये पंक्ति किसकी? देव कवि की। देव कवि ने 34वां संचारी भाव माना कौन सा? छल नामक, और इन्होंने एक पंक्ति दी थी कि अमिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। आपको पता है दोस्तों कि देव कवि ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, है ना, ये आपको बताना है, इनका अभ्यास करना है सोनू सिंह जी। जब जितना आप अभ्यास करोगे उतनी चीजें यहां पर आपको आएगी, काव्य दोष, काव्य गुण, शब्द शक्तियां, ये अभ्यास से आएंगी, है ना। यहां पर बताना है अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, यहां पर आपको चयन करना है। और उत्तर आपका यहां होगा लक्षणा व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। लक्षणा और व्यंजना जो शब्द शक्तियां होती हैं ये होती हैं अभिधा पर आश्रित, है ना। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, आपने पढ़ा है, तो अभिधा पर जो है अभिधा पर आश्रित होती है लक्षणा और व्यंजना, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल सही है, इसको याद कर लेना। ये पूछा भी गया है पीजीटी एग्जाम 2005 में, पीजीटी एग्जाम 2005 में ये क्वेश्चन आया भी है, इसलिए शब्द शक्तियों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, यहां देखते हैं दोस्तों शब्द और अर्थ का शाश्वत संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास ने शब्द और अर्थ को जल बीज के समान अभिन्न बताया। जल बीज के समान शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन कल्पना अनुभूति पर प्रभाव डालता है। स्वादिष्ट व्यंजन का नाम लेते ही, है ना, मुंह में पानी भराना, शेर या सांप का नाम लेते ही मन में भय का संचार होना शब्द शक्ति है। ये क्या है? शब्द शक्ति है। अब आपको आ गया होगा शब्द शक्ति, है ना। अभी तक सिर्फ आप ऊपर ऊपर नाम लेते रहे शब्द शक्ति, लेकिन शब्द की शक्ति समझ में आ गई अब, है ना। मैंने नाम लिया जलेबी, जितने लोग देख रहे हैं सबके मुंह में पानी आ गया, बोले सर जलेबी की बात कर रहे हो, बहुत मीठी होती है। पानी आ गया कि नहीं? ये शब्द की शक्ति है। मैंने लिया शेर का नाम, आपके मन में भय उत्पन्न हो गया। कैसे? बोले शेर अगर सामने आ जाएगा तो भय। ये क्या है? शब्द की शक्ति है। अब आपको शब्द की शक्ति समझ में आ गई होगी। बोले सर शब्द शक्ति तो अभी तक पढ़ते रहे, लेकिन सिर्फ शब्द शक्ति को ऊपर ऊपर पढ़ते रहे, इसका अर्थ तो जाना ही नहीं कि शब्द की शक्ति। मैं अगर बोलूं कि हिंदी साहित्य की शक्ति, है ना, तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना शब्द की शक्ति, है ना, याद रखो। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियां होती हैं 3, है ना दोस्तों, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 होती हैं, ठीक है, 3 होती हैं। याद रख लेना ये 3 शब्द शक्तियां जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति कराती हैं उन्हें क्रमशः वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है ना। वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। अभिधा की मुख्य शक्ति है, अभिधा मुख्य शक्ति मानी जाती है। इसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। कवि देव ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना सरस बरस उल्टी कहत प्रवीण। इसको आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा अगर आप समझ लेते हो तो ये चीज याद हो जाएगी, है ना। जीतू जी, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत प्रवीण। तो कौन सी शब्द शक्ति प्रमुख मानी जाती है आपको बताना है, अभिधा शब्द शक्ति, है ना, याद रख लेना। और दोस्तों शब्द शक्ति जो है अर्थ अभिव्यक्ति कराती हैं, उन्हें क्रमशः जो है शब्द शक्तियां जिन शब्दों से वाचक शब्दों से, लक्षक शब्दों से और व्यंजक शब्दों से आपकी क्या कराती हैं,
अर्थ की प्रतीति कराती हैं, अर्थ की प्रतीति कराती हैं। वाचक, लक्षक और व्यंजक, इन तीन शब्दों को आपको समझना है कि याद रख लेना, शब्द शक्तियां शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति कराती हैं। वाचक, लक्षक और दोस्तों व्यंजक, है ना, इनसे कराती हैं। और दोस्तों ये क्या कहलाती है? आपकी शब्द शक्तियां। और देव ने कहा कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बरस, उल्टी कहत नवीन, है ना। इससे इससे आपको समझना है दोस्तों, इससे आपको समझना है, क्या समझना है? यहां पर आपको समझना है कि इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि लक्षणा और व्यंजना अभिधा पर आश्रित हैं, अभिधा पर आश्रित हैं। ठीक है, लक्षणा में भी अभिधार्थ से योग रहता है और व्यंजना में भी अभिधा के आधार पर ही चलती है। जो व्यंजना लक्षणा मूला रहती है अथवा जो व्यंजना पर चलती रहती है, वह भी अंत में अभिधा के ही आश्रय में कही जाएगी। किंतु चमत्कार की दृष्टि से व्यंजना ही मुख्य है, चमत्कार की दृष्टि से व्यंजना मुख्य है कि जिन अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ कहा जाता है। जिस शक्ति द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ, जिसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है, का बोध हो, उसे अवधि कहते हैं। अवधि, क्या याद रखोगे? अवधि की परिभाषा क्या है? अवधि की परिभाषा है कि जिस शक्ति द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ, जिसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है, का अगर बोध होता है तो उसे अभिधा कहते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण यह मुख्या भी कहलाती है, इसे मुख्या भी कहा जाता है, मुख्या, है ना। अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उन्हें दोस्तों वाचक कहा जाता है, वाचक। इसको याद रख लेना। अब आपको अभिधा के बारे में समझ में आ गया कि जिसमें हमें सीधा सीधा अर्थ पता चल जाता है, मुख्य अर्थ पता चल जाता है, वो क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ी या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं। मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं। अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ शक्ति को व्यंजना कहते हैं, है ना। अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ की शक्ति को व्यंजना कहते हैं। साहित्य दर्पणकार के शब्दों में अपना अपना अर्थ बोधन कर अभिधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिससे अन्य अर्थ बोधन होता है, वह शब्द में तथा अर्थाधिक में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है, व्यंजना कहलाती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लो। व्यंजना के द्वारा व्यक्त अर्थ को व्यंगार्थ या प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में प्रतीयमान अर्थ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार की है। किसे की है? किसे की है दोस्तों? ये आनंदवर्धन साहब जो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, अपने ग्रंथ में प्रतीयमान अर्थ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया। और भिखारीदास ने लिखा कि व्यंजना या तो अभिधा पर आश्रित रहती है या लक्षणा पर। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ पात्र के समान है जिन पर व्यंगार्थ रूपी जल टिकता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अभिधा तथा वाच्यार्थ का विशेष महत्व है। असमर्थ वाच्यार्थ में लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ निहित होते हैं। यहां इसको समझना है दोस्तों, शब्द शक्तियों को आपको थोड़ा सा समझना है और आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि ये एक बार में समझ में आपको नहीं आएंगे, बिल्कुल दिमाग घूम जाएगा। सीमा विश्वकर्मा जी, ये क्या है? ये दोस्तों क्या है? ये हैं आपकी दोस्तों क्या क्या है? ये शब्द शक्तियां हैं। इनका रट्टा नहीं लगाना, इनका रट्टा नहीं लगाना, इनको समझना है। इनको एक बार आप समझ जाओगे कभी नहीं भूलोगे। गोविंद जी, दारसू शर्मा, अनामिका जी, ठीक है, इनको समझना है, इनको रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाओगे कभी सही नहीं कर पाओगे, है ना। इनको समझना है, जिनको नींद आएगी उनको कभी नहीं याद होगा, है ना, और जो सक्रिय रहेंगे उनको याद होगा। अभ्यास करना है, ठीक है, ये याद रख लेना है। दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा जल्दी। कांता जी, अनामिका जी, पूनम जी, मायाराम जी, बबीता जी, निर्मला, निशा कुमारी और सीमा यादव जी, सभी लोग इसी प्रकार से बने रहेंगे। और रात्रि 9 बजे अपनी रोज क्लास होती है। मैं बता रहा हूं कि जब कठिनता की बात आती है तो किसी को नींद आती है तो किसी को
किसी को क्या आता है, बोले सर ना आंखों में नींद है, क्या बोलते ना, आंखों में नींद है ना दिल में करार, ऐसे ही पढ़ाई करना है कि आंखों में ना नींद हो, है ना, सिर्फ आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, पढ़ाई दिखना चाहिए। जिनको बोरिंग लगता है वो कभी नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है, याद रख लेना। जब इसको एग्जाम्पल से अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सभी साथी से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, हिंदी साहित्य के कोर्स को। यहाँ पर सीटें भी उपलब्ध हैं, कम उपलब्ध हैं, जिससे आप दोस्तों इसको करें, ठीक है। हाँ जीतू जी, ये घटना चक्र है, ठीक है। हाँ कांता जी और हिंदी पाठशाला जी, पूनम जी, हेम जी, आरती, सुषमा जी, और हाँ शब्द शक्तियां कराएंगे, रक्षित शर्मा जी शब्द शक्तियां कराएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शब्द शक्तियां याद हो जाएंगी, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट का ये चैप्टर है ना। सिर्फ आपको समझना है शब्द शक्ति और गुण और दोष, ये बहुत कठिन होती हैं, ठीक है, याद रख लेना। तो निर्मला, मीना, राजेश जी, ममता जी, इनको याद रखना, दीपक जी, अजित जी, निर्मला और मधु जी, सुधा जी, मंजू जी, है ना। भागोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना, इसलिए भागना छोड़ो और डटकर मुकाबला करो। ये कोई बड़ी कठिन बात नहीं है, ये कोई बड़ी कठिन बात नहीं है कि आप शब्द शक्ति आई और भागना शुरू, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। जीतू सिंह जी, बबीता जी, उमा देवी जी, सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें, ये सारी चीजें याद होंगी आपको, है ना। वेरी गुड। तो मायाराम जी, सीमा जी और शशिकला, आनंद जी, मीना जी, जिन भी साथियों को कोर्स परचेस करना है वो देर बिल्कुल ना करें, देर हो जाए तो देर ही हो जाए, बोले सर देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, इसलिए देर ना हो जाए, इसलिए हिंदी साहित्य का जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स आपको पढ़ना है ना, इसको पढ़ना है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बिल्कुल ना समझे, क्योंकि समझ समझ के समझना है ना। बिल्कुल ये हिंदी साहित्य का कोर्स है, हिंदी साहित्य का। कुछ लोग कच्चे कच्चे दिल के होते हैं, बोले सर हमें समझ में नहीं आता, है ना। अरे ये चीज तो आनी ही नहीं चाहिए आपके दिल और दिमाग में कि हमें समझ में नहीं आता। जब आप समझोगे तो समझ में आएगा, समझोगे तो समझ में आएगा, और एक बार मन में आ गया कि मुझे समझ में नहीं आता तो आप कभी समझ भी नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। इसलिए कोई भी स्टूडेंट जो जो मेरी क्लास में आता है वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आता, है ना, मुझे समझ में नहीं आता, और वो ही स्टूडेंट रहेंगे जिनको समझ में आता है। जिनको समझ में नहीं आता वो बिल्कुल प्रयास ना करें, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी ही उनको बोल रही है कि हमें समझ में नहीं आता, है ना। समझ में सब कुछ आएगा, आप में दम नहीं है, सक्रियता आप में नहीं है ना, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। आपकी नकारात्मकता दोस्तों आपको समझने नहीं दे रही है। एक बार प्रयास तो करो, कोई चीज असंभव नहीं होती, समझ में आएगी ये सारी चीजें, है ना। और मैं बात बोल रहा हूं कि जो साथी हिंदी साहित्य के लिए जुड़ना चाहते हैं वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, और ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पर आपके लिए कोर्स उपलब्ध है, ये चीज आपको याद आएगी, ठीक है। और आप चाहते हो कि सर यूट्यूब में ही सारी मेरी कंप्लीट पढ़ाई हो जाए, तो ये भूल जाइए कि यूट्यूब में आपको रेगुलर और आपको क्रमबद्ध कुछ मिलेगा, तो ये नहीं मिल पाता साथियों यूट्यूब में। तो मैं सभी को बोलता हूं कि यूट्यूब की आप पढ़ाई करते हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आप अगर चाहते हो कि क्रमबद्ध पढ़ना है, चीजों को हमें समझना है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्रमबद्ध पढ़ना पड़ेगा, है ना। और जो चाहते कि हम यूट्यूब से कर सकते हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस को आपको ऐप को डाउनलोड करना है, विस्तृत अध्ययन, ट्रिकी वीडियो, नोट्स, लाइव क्लास, सारी चीजें यहां पर आपको उपलब्ध हैं इस ऐप में, तो आप इंस्टॉल करके दोस्तों इसको जरूर लगाएं, ठीक है। और जो पेड मेंबर हैं इनका 9 तारीख को टेस्ट है, राम काव्य धारा का इनका 9 तारीख को टेस्ट है। तो 9 तारीख के लिए जितने भी साथी हैं पेड मेंबर, लगभग 200 पेड मेंबर जो हैं, 200 पेड मेंबर हैं जो, है ना, उनका टेस्ट है कब, 9 तारीख को राम काव्य धारा पर है, ठीक है। तो गायत्री तिवारी जी, ज्योति शुक्ला जी, ये बने रहना है ना,
9 बजे तक। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग, और जिनको साथियों को एक कोर्स खरीदना है तो देर बिल्कुल ना करें, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इसको फॉलो करना है और जुड़ जाना है। महत्वपूर्ण चीजें, बहुत सारी चीजें जहां आपका दिमाग नहीं चलता, वो सारी चीजें खेल खेल में सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बने रहें। रात्रि 9 बजे आपकी दोस्तों एक क्लास होती है पेड मेंबर की, ममता जी पेड मेंबर की जो क्लास होती है वो होती है शाम को 5:30 बजे, पेड मेंबर की, सभी लोगों को पता है ना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी को